अल्कोहल जो है हार्ट के लिए फायदेमंद है, ये एक बोला जाए एक निगेटिव इंटरप्रिटेशन। इस इंटरप्रिटेशन को सही से नहीं देखा जाता है, या जो भी चीजें इसको प्रूव करती हैं उसको हम लोगों को बहुत डीपली, बहुत माइन्यूटली देखने की जरूरत है कि क्यों ये चीज सामने आई। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि जो अल्कोहल का बैड इफेक्ट है, ठीक है, वो सभी ऑर्गन्स पे है। चाहे हमारी हार्ट हो, चाहे हमारा लीवर हो, चाहे हमारे बॉडी के अदर ऑर्गन्स हो, उस पर बुरा असर पड़ना ही पड़ना है। और जो अल्कोहल रिलेटेड बीमारियां हैं, चाहे वो अल्कोहलिक लिवर डिजीज हो, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, चाहे वो पैंक्रियाटाइटिस वो हो ही जाएंगी। तो जो आपने लास्ट में बोला ना कि सिंगल ड्रॉप ऑफ अल्कोहल दैट इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, डेफिनेटली ये बिल्कुल सही बात है कि आप कितनी भी कम मात्रा में अल्कोहल लेंगे वो आपको नुकसान करेगा। Hello everyone, welcome in the another episode of Doc Talk powered by Collect Care. And today we have with us a very special guest, Dr. Manish Gupta sir. Sir is MD, DM in cardiology, consultant, interventional cardiologist and associate professor at Department of Cardiology, Rama Medical College. Welcome on the show sir. थैंक यू। सर कार्डियोलॉजी की जब हम बात करते हैं राइट, ये हार्ट रिलेटेड थिंग्स, आई थिंक ब्लड प्रेशर और जो भी अदर डिजीजेस हैं एसोसिएटेड राइट, हार्ट अटैक, उसको लेके बहुत सारे मिथ्स हैं सर। सो आई थिंक उन मिथ्स पे बढ़ने से पहले सर मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहता हूँ कि कैसे लाइक आपकी जर्नी थी ओवरऑल, और कार्डियोलॉजी चूज करने के लिए आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली सर? थैंक यू लोकेश। जर्नी बहुत सिंपल सी रही है, ऐसा कुछ बहुत हेरोइक तो नहीं रहा। हाँ, लेकिन इंस्पिरेशन कहाँ से मिली वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी। जब मैं अपना एमबीबीएस कर रहा था और इंटर्नशिप में और एमडी के टाइम में ट्रेनिंग के समय मैंने देखा कि कार्डियोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है जहाँ पर आप पेशेंट की जो एक्यूट प्रॉब्लम्स है, जो कि जिस प्रॉब्लम से पेशेंट इमरजेंसी में आते हैं, ओपीडीज में आते हैं, कई बार उनको इमीडिएटली सॉल्व करते हैं, इमीडिएटली उनको रिलीफ मिलता है उन चीज़ों से, हमारे बोला जाए दवाइयों से, हमारे ट्रीटमेंट से। उसके बाद में मैंने देखा कि पेशेंट को हम साथ ही साथ एक लॉन्ग टर्म एक हेल्दी लाइफस्टाइल, कैसे उन बीमारियों से बचें, उनके लिए मोटिवेट करते हैं। तो एक पेशेंट के साथ में अलग तरह का कनेक्शन, एक बॉन्ड मैंने अपने देखा कि मेरे टीचर, मेरे सीनियर उस चीज़ को फॉलो कर रहे थे। ये मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगता था कि आप किसी को ट्रीट करते हैं, फिर आप उसके साथ में एक लंबे समय तक जुड़े रहते हैं, लोग आपकी बातों को फॉलो करते हैं, उनको सोचते हैं, समझते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो कार्डियोलॉजी की बीमारियां हैं, जो भी हार्ट रिलेटेड बीमारियां हैं, बेसिकली हमारे जो सोसाइटी का प्रोडक्टिव पार्ट है, जो कि हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ, हमारी प्रोडक्टिविटी में हेल्प करते हैं, आजकल बेसिकली उनको भी अफेक्ट कर रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम उन लोगों को स्वस्थ रखें और अपने देश की ग्रोथ में उनके अपने कंट्रीब्यूशन को बनाए रखें। बिल्कुल सर, बिल्कुल एग्री। एंड आई थिंक जर्नी की जब हम बात करें तो एवरीवन हैज़ देयर ओन वे टू स्टार्ट द थिंग्स राइट, और फिर बाकी इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन कि लाइफ आपको कहाँ लेके जाता है राइट। यू जस्ट डू एवरी डे योर वर्क। सो जैसे कल सो फॉर आवर ऑडियंस ये पॉडकास्ट रिशेड्यूल हुआ है बिकॉज ऑफ सर का एक इम्पॉर्टेंट केस आ गया था राइट। सो यू नेवर नो कि जिस प्रोफेशन के अंदर लाइक आप हैं सर, वहाँ पे कुछ चीज़ प्लान्ड नहीं हो सकती राइट। एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन द पेशेंट केयर, और जो लाइक आपके डेली वर्क से जुड़ी हुई चीज़ें सर। वही मैं कहने वाला था कि आज का भी शायद रिशूट होता, लेकिन अर्ली मॉर्निंग हम लोग बच गए, टाइमली आ गए, क्योंकि ये एक और इम्पोर्टेंट केस था, सुबह ही था, तो उसको करके फिर मुझे आज ज्वाइन करना ही था किसी भी उसको, तो फिर मैं बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब चीज़ें प्लान नहीं होती राइट। आई थिंक मोर मोर देन एनीथिंग, जो कि जिस चीज़ के लिए लाइक यू गाइज हैव एंटर्ड इनटू द प्रोफेशन राइट, द पेशेंट केयर, आई थिंक वो प्रायोरिटी पे रहता है। तो सर जैसे कि हमने अर्ली डिस्कस किया राइट कि बहुत सारे मिथ्स हैं राइट कार्डियक केयर को लेके अभी भी इंडिया में राइट। और आई थिंक लोगों ने सोचा था कि जब डिजिटल इंट्रोड्यूस होगा राइट, जब इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल होगी लोगों को,
तो आई थिंक वो मिथ्स दूर होंगे, बट आई थिंक उनमें एक इन्हांसमेंट आया, रीजन बीइंग कि एवरीवन इज कंसीडरिंग देमसेल्फ एज ए हेल्थ केयर इन्फ्लुएंसर, राइट? और उस चीज को लेके लाइक वो डिजिटल पे एक्सेसिबिलिटी बढ़ने के बाद में लाइक एवरीवन इज कंसीडरिंग कि आई कैन शेयर दिस इन्फॉर्मेशन, और उसके साथ में बहुत सारे मिथ्स निकल के आए। और जो सबसे बड़ा मिथ्स अभी भी निकल के आता है, लाइक सो आई लिव इन दिस ग्रुप जहाँ पे लाइक मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट के पीपल है, राइट? जहाँ पे अभी भी वो लाइफस्टाइल फॉलो हो रही है। तो अभी भी अगर लोग किसी भी हार्मफुल चीज़ को कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो उनके जब उनसे कहा जाता है कि लेट्स नॉट कंज्यूम दिस, तो उनका एक ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकल के आता है कि यार मतलब ये जो चीज़ है, हार्ट रिलेटेड जो कंडीशंस हैं, वो मोस्टली ओल्ड एज पीपल को होती है, राइट? यंग एज पीपल स्टिल कि हमारा हार्ट अभी भी हेल्दी है, और अभी तो हम यंग हैं सर। तो इसके बारे में सर आपका क्या कहना है कि ये सच है कि अभी जो हार्ट अटैक और ये सारी बीमारियां ये सिर्फ ओल्ड लोगों को होती हैं? देखिए, अब तो मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि बेसिकली ये एक मिथ ही है कि जो दिल की बीमारियाँ या हार्ट डिजीज़ है, वो सिर्फ़ है ना ज़्यादा उम्र के लोगों को या एल्डरली पॉपुलेशन को ही होती थी। पहले ऐसा हम लोग मानते थे कि 60 प्लस वालों को ही ज़्यादातर हार्ट डिजीज़ का रिस्क होता है और उनको ही ये बीमारियाँ होने का खतरा होता है। हम लोग ये मान के चलते थे कि 50 से कम उम्र वालों को ये बीमारियाँ नहीं होती। लेकिन आजकल पिछले 4-5 साल से ऐसा देखा गया है कि 20 से 40 उम्र की लोगों में, जो कि हमारा युवा वर्ग है, उसमें इस तरह की बीमारियां बहुत अधिक बढ़ गई हैं। कई बार तो देखा जाता है कि जो एल्डरली पॉपुलेशन है, वो ज़्यादा हेल्दी है, बजाय इसके कि जो 20 से 40 की उम्र के लोग हैं, उनमें ये बीमारियां मिल रही हैं। और ये बीमारियां होने के उनमें बहुत सारे कारण हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उनको ये बीमारियों को कर रही है। सबसे पहला जिसमें बोला जाए एडिक्शन, किसी भी तरह का एडिक्शन, टोबैको का, स्मोकिंग, किसी अल्कोहलिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है किसी भी हार्ट डिजीज़ को होने के लिए। इसके अलावा डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, ये सारी जो बीमारियां हैं अब आजकल यंग एज में बहुत कॉमनली मिल रही है। कहाँ हम लोग सुनते थे पहले जब छोटे हुआ करते थे कि किसी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स में किसी को एक डायबिटीज़ है या किसी बहुत एल्डरली को होती थी। आज की डेट में आप देखेंगे बहुत यंग लोग हैं जिनको डायबिटीज़ है और वो डायबिटीज़ बहुत अनकंट्रोल्ड है। उनको मेडिसिन ले रहे हैं, वो इंसुलिन ले रहे हैं, उसके बावजूद भी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है। हाइपरटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। लोग आजकल 1-1, 2-2 एंटी हाइपरटेंसिव खा रहे हैं और बीपी उसके बावजूद भी कंट्रोल नहीं है। ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा है। जंक फूड खाना, अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल, हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हम बहुत सारा टाइम स्क्रीन पे है, चाहे वो अपने वर्क रिलेटेड हो या हमारी हॉबी से रिलेटेड हो, बहुत सारा टाइम स्क्रीन के सामने स्पेंड करना शुरू करते हैं। और पर्टिकुलरली पोस्ट कोविड तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। किसी भी तरह से बोला जाए कि हम स्क्रीन टाइम को बहुत ज़्यादा, स्ट्रेस बहुत बढ़ चुका है। हर तरह का स्ट्रेस, चाहे वो परफॉर्मेंस को रिलेटेड हो, जॉब रिलेटेड हो, किसी भी तरह का स्ट्रेस होता है, वो हमारे लिए घातक ही होता है। क्योंकि स्ट्रेस से क्या रहता है कि हमारी बॉडी में इस तरह के हार्मोन्स निकलते हैं, जो हार्मोन्स हमारी बॉडी की हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर को बढ़ाते रहते हैं। उनका हार्ट के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उन पर बुरा असर डालते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर हैं जो कि यंगर पॉपुलेशन में मिलते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि हाँ, ये बात सही है कि एल्डरली पॉपुलेशन में हार्ट डिजीज़ का रिस्क ज़्यादा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यंगर पॉपुलेशन एकदम एग्जम्प्टेड है। अब तो ये टोटली मिथ है और कुछ नहीं। बिल्कुल सर, और रिसेंट टाइम्स में मैंने ही बहुत सारे लोगों के, यंगर लोगों के अंदर ये हार्ट अटैक के केसेस देखे हैं। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ देम जो थे, उनकी जो लाइफस्टाइल थी वो ही एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर था कि अल्कोहल को ज़्यादा कंज्यूम करना, राइट? एक्सरसाइज नहीं करना। सो आई थिंक वो लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा फैक्टर था। और सर मतलब इसके अलावा भी जो सेकंड पॉइंट जो निकल के आता है कि इंडिया कंसिडर एज ए डायबिटीज कैपिटल, राइट? यहाँ पे लाइक डायबिटीज के बहुत सारे पेशेंट हैं, एंड देन सेम लाइक हाई शुगर कंज्यूम करना, बहुत सारे रीजंस हैं इसके भी। सो सर डायबिटीज में अक्सर बोला जाता है कि अगर किसी को डायबिटीज है तो उसको हार्ट रिलेटेड इशू होना मतलब पक्का ही है, एकदम कंपलसरी है, राइट? सो क्या हमेशा सर ऐसा सही होता है कि जो भी, जैसे सपोज करो मैं डायबिटीज से डायग्नोस हुआ हूँ, तो मेरे को हार्ट डिसीज होगी, या फिर पॉसिबिलिटी है कि नहीं भी हो वहाँ पे? देखिए, डायबिटीज़ जो है वो एक तरह की ऐसी बीमारी है
जो कि हमारे शरीर के सभी अंगों पर असर डालती हो, चाहे वो हार्ट हो, किडनी हो, ब्रेन हो, सभी अंगों पे वो असर डालती है। तो डायबिटीज़ में हार्ट डिजीज़ का होना बहुत कॉमन है, चाहे वो आप बोले कि कोरोनरी हार्ट डिजीज़, जिसको हम लोग सिंपल भाषा में बोलते हैं हार्ट अटैक होना, एंजाइना पेन होना, या हार्ट फेल्योर होना, या हमारी हाथ पैरों की जो नसें हैं उनमें किसी तरह का ब्लॉकेज आना, जिसको हम पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ बोलते हैं, स्ट्रोक होना। तो ये सब चीज़ बहुत कॉमन है। लेकिन आज के समय में अगर हम ये बोलते हैं कि आप डायबिटिक हो और आपको हार्ट डिजीज़ होना ही होना तय है, ऐसा पूरी तरह से सही नहीं है। मैं मानता हूँ कि डायबिटीज़ होने से ये सारी बीमारियों का रिस्क बढ़ता है, लेकिन अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में है, चाहे वो दवाइयों के माध्यम से या इंसुलिन के माध्यम से, आपका लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन पे अच्छा कंट्रोल है, आप नियमित तौर पे एक्सरसाइज करते हैं, किसी भी तरह के एडिक्शन से, धूम्रपान से, इन सब से दूर रहते हैं। इसके अलावा आप रेगुलर अपना चेकअप करवाते रहते हैं, चीज़ों को जो हमारे रिस्क फैक्टर हैं उनको कंट्रोल करते रहते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है, आपका शुगर कंट्रोल में रहता है। तो ये मान के चलिए कि इस तरह की जो हार्ट डिजीज़ है, उससे आप पूरे जीवन बच के रह सकते हैं। बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट हैं जिनका बहुत अच्छा कंट्रोल है, लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी लाइफ़स्टाइल को जीते हैं और किसी भी तरह का एडिक्शन नहीं है। तो वो ज़्यादा बेटर कार्डियक डिजीज़ के लिए कार्डियक डिजीज़ से बच के रहते हैं, बजाय इसके कि जो कि इन सब चीज़ों का पालन नहीं करते हैं। तो सिर्फ़ डायबिटीज़ को ब्लेम करना और डायबिटीज़ को मान के चलना कि आपको डायबिटीज़ है तो हार्ट डिज़ीज़ होगा, ये टोटली सही चीज़ नहीं है। जो अच्छा डायबिटीज़ को कंट्रोल करते हैं, वो इन चीज़ों से हमेशा बच के रहते हैं। बिल्कुल सर, आपने बोला कि डायबिटीज़ हर एक ऑर्गन पे एक इम्पैक्ट क्रिएट करती है, राइट? फ्रॉम लाइक न्यूरॉन्स टू फुट, राइट? एवरी ऑर्गन के ऊपर एक इम्पैक्ट देखने को मिलता है वहाँ पे, और हार्ट भी इसके अंदर एक चीज़ है। तो सेम आई थिंक अगर हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाया जाए तो दोनों चीज़ों से बचा जा सकता है, एट द सेम टाइम डायबिटीज़ और रिलेटेड रिस्क फैक्टर एज वेल। बट अभी भी सर, जैसे मैंने अर्लियर भी आपको मेंशन किया कि लाइक यूथ, जो हम बात कर रहे थे कि यूथ का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत इम्पैक्ट हुआ है, और उसकी वजह से आई थिंक यूथ के अंदर भी जो हार्ट रिलेटेड इश्यूज हैं, लाइक हार्ट अटैक हो गया और क्लॉट हो गया, सो ये वाली इश्यूज देखने को मिल रही हैं सर। और इसका लाइफस्टाइल में भी एक बड़ा रीज़न है कि अल्कोहल की तरफ जाना, राइट? वहाँ पे भी कई लोग मिथ लेके बैठे हैं, राइट? कि अगर मैं एक रोज़ एक पैग लगा लूँ तो वो तो दिल के लिए अच्छा होता है, राइट? कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग हैं, वो इस चीज़ को वायरल भी कर देते हैं कि हाँ, एक पैग से कुछ नहीं होता है, एक पैग तो फॉरेन के अंदर लोग भी लेते हैं। बट आई थिंक उसका अलग रीज़न है, उसका उनका विंटर वाली कंडीशन है, बट फिर भी लोग कंसीडर करते हैं कि एक पैग तो दिल के लिए अच्छा है। तो क्या अल्कोहल एक लिमिट तक फ़ायदेमंद है, या फिर एवरी ड्रॉप ऑफ अल्कोहल इज़ इंजीरियस टू हेल्थ सर? मुझे नहीं पता था कि ये सवाल आप तक भी आएगा। आप तो भी लोग इस तरह से हो। लेकिन देखिए, अल्कोहल जो है हार्ट के लिए फ़ायदेमंद है, ये एक बोला जाए एक नेगेटिव इंटरप्रिटेशन। इस इंटरप्रिटेशन को सही से नहीं देखा जाता है, या जो भी चीज़ें इसको प्रूव करती हैं उसको हम लोगों को बहुत डीपली, बहुत माइन्यूटली देखने की ज़रूरत है कि क्यों ये चीज़ सामने आई। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि जो अल्कोहल का बैड इफ़ेक्ट है, ठीक है, वो सभी ऑर्गन्स पे है। चाहे हमारी हार्ट हो, चाहे हमारा लीवर हो, चाहे हमारे बॉडी के अदर ऑर्गन्स हों, उस पे बुरा असर पड़ना ही पड़ना है। और जो अल्कोहल रिलेटेड बीमारियां हैं, चाहे वो अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ हो, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, चाहे वो पैंक्रियाटाइटिस हो ही जाएंगी। तो जो आपने लास्ट में बोला ना कि सिंगल ड्रॉप ऑफ अल्कोहल दैट इज़ इंजूरियस फॉर हेल्थ, डेफिनेटली ये बिल्कुल सही बात है कि आप कितनी भी कम मात्रा में अल्कोहल लेंगे, वो आपको नुकसान करेगी। दूसरी चीज़ ये जो सामने निकल के आता है कि अल्कोहल से क्यों? क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जो लोग बहुत मॉडरेट अमाउंट में अल्कोहल लेते हैं, जो जानते हैं, जो अवेयर हैं, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल के लिए भी मल्टीपल टाइम अवेयर होते हैं। वो अपनी डाइट को लेके, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को लेके, वो जानते हैं वेयर इज़ द लिमिट, कहाँ पे हमको रुकना है, किस अमाउंट तक लेना है। तो बेसिकली वो अल्कोहल के कारण बेनिफिटेड नहीं है, वो बेनिफिटेड हैं बाकी चीज़ों के कारण, वो एक्सरसाइज के कारण बेनिफिटेड है। कुछ स्टडीज पहले प्रूव करती थी कि जो हमारा एचडीएल होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल, उसको वो बढ़ाता है,
उसको अल्कोहल से बढ़ा था, लेकिन वो बेसिकली अल्कोहल के कारण नहीं था, बेसिकली वो उनकी फिजिकल एक्टिविटी, उनके डाइट, इनके कारण वो चीज़ में फ़ायदा उनको मिलता था। तो मैं तो सारे लोगों को एक ही बात बोलना चाहूँगा कि अगर अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेंगे तो सबसे अच्छा है, और मॉडरेट लेंगे तो चल सकता, ठीक है। लेकिन इसको मैं कभी भी प्रमोट नहीं करूँगा कि नहीं आप अल्कोहल लीजिए, इससे आपको ये फ़ायदा है। मेरी सभी से यही गुजारिश है कि बिल्कुल अल्कोहल का प्रयोग ना करें, वही सबसे अच्छा है। बिल्कुल सर, आई थिंक आपने क्लियरली मेंशन किया कि सिर्फ अगर जिसको पता है दैट लिमिट और जो मॉडरेट अमाउंट में चीज़ों को कंज्यूम करता है, आई थिंक वो सेकंड लेवल ऑफ थिंग्स जैसे फिजिकल एक्टिविटी हो गई और जिम हो गया या कुछ भी काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ हो गई, वो उन चीज़ों को भी कंसिडर करते हैं और आई थिंक वो बैलेंस आउट कर देता है उनकी जो भी चीज़ों को। बट आई थिंक वो लोग जो इसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं राइट, उस लाइफस्टाइल को, और फिर भी वो कंज्यूम करे जा रहे हैं, आई थिंक उनके लिए एक ये बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है इन द लॉन्ग टर्म। सो इसके साथ में सर एक और चीज़ आती है कि पहले ना लोग सिर्फ फिजिकल अपनी जो फिजिकल हेल्थ है उसी के बारे में ज़्यादा ध्यान देते थे राइट, मेंटल हेल्थ को इतना कंसिडर नहीं करते थे। द रीज़न बीइंग कि चीज़ें भी उसी तरीके से डिज़ाइन थी, लाइफस्टाइल भी उसी तरीके से डिज़ाइन थी कि पीपल लोग रहते थे लाइक 10, 12, 15, 20 लोगों की फैमिली हुआ करती थी जहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो शेयर द थिंग्स एंड ऑल राइट। चीज़ें इतनी रैपिड पेस से नहीं जा रही होती थी राइट। आज से अगर हम 10, 15 ईयर्स पहले की बात करें, डिजिटल मतलब लोगों का खुद के लोगों से ज़्यादा कनेक्शन था कंपेयर टू डिजिटल पीपल से राइट। आजकल तो लाइक डिजिटली हम जिन लोगों को जानते भी नहीं उनके साथ में भी कनेक्शन है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं सर इसको लेके, और इसकी वजह से जो लोगों के अंदर जो रैपिड लाइफस्टाइल है उसको, उससे एक और चीज़ का मतलब जो चीज़ है वो आ रही है वो है स्ट्रेस राइट। तो स्ट्रेस को अगर मैं अभी अगर कोई काम भी नहीं कर पा रहा हूँ तो इसका जो फैक्टर है मैं कंसिडर कर लेता हूँ स्ट्रेस को राइट। अगर मेरे को हेडेक हो रहा है तो भी मैं स्ट्रेस को मान लेता हूँ, अगर मेरे को हार्ट अटैक हो रहा है तो भी मैं उसका फैक्टर स्ट्रेस को मान लेता हूँ कि। तो मेरा क्वेश्चन है सर, सच में जो स्ट्रेस है उसका दिल पर असर पड़ता है, और असर पड़ता है तो किस लेवल तक सर उस पर असर पड़ता है? देखिए, स्ट्रेस बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ऐसा नहीं कि स्ट्रेस को हम लोग ये कह दें कि स्ट्रेस से उतना हमारी जो हार्ट की हेल्थ है या अदर ऑर्गन्स की हेल्थ है या ओवरऑल बॉडी की हेल्थ है उस पर असर नहीं पड़ता। जब हम किसी भी तरह के स्ट्रेस या तनाव में रहते हैं या डिप्रेशन में रहते हैं, तो बेसिकली हमारी बॉडी में इस तरह के केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि हमारी बॉडी की बोला जाए एथेरोस्क्लेरोसिस जो होती है, बेसिकली क्लॉटिंग करने की टेंडेंसी होती है, उसको बढ़ा देते हैं। और ये टेंडेंसी का बढ़ना हमारी हार्ट डिजीज़ के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है। सारी चीज़ों को स्ट्रेस पे डाल देना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि जब स्ट्रेस होता है, आप अकेले रहते हैं, आपका किसी से आपके पास सोशल आप नहीं है ज़्यादा, आप लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, आप बहुत परेशान हैं, आइसोलेटेड से हैं, तो बेसिकली आप एडिक्शंस का बहुत सारे लोग उस वक्त तरफ जाते हैं। चाहे वो स्मोकिंग बोलिए, चाहे वो आप टोबैको बोलिए, चाहे आप अल्कोहलिज्म बोलिए। तो बेसिकली स्ट्रेस प्लस ऐड ऑन दिस एडिक्शन, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली हमारी बीमारियों को बढ़ाती है। इसीलिए शायद ऐसा बोला भी गया है, कई बार ऐसा देखा गया कि जो लोग बहुत स्ट्रेस फ्री रहते हैं या जिनको बोला जाए आज के समय में जो हम लोग की यंगर जनरेशन है उसके लिए कि मतलब बहुत कूल रहते हैं, तो उनको हार्ट डिजीज़ इन कंपैरिजन टू दैट कि जो बहुत वो रहते हैं कि स्ट्रेस में रहते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा डिजीज़ का रिस्क रहता है, पर्टिकुलरली जो टाइप ए पर्सनालिटी के लोग होते हैं। लेकिन मैं सभी को एक बात बोलता हूँ, जो यंग लोग आते हैं, बहुत परेशान रहते हैं कि सर मुझे कुछ हार्ट डिजीज़ तो नहीं है या वो कहीं कुछ हो ना जाए। ये जो स्ट्रेस है हमको उससे बाहर निकलना। आजकल सबसे बड़ा एक स्ट्रेस हो गया है यंगर पॉपुलेशन में, और वो अननेसेसरी है ना, डॉक्टर्स पे, फिजिशियंस पे कार्डियो प्रेशर बनाते हैं कि सर हमारा और थॉरोली इन्वेस्टिगेशन हो और डीपली देखा जाए। तो मैं उनको एक ही चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए ये बहुत बड़ा स्ट्रेस है, कहीं कुछ हो ना जाए। और मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि आप एकदम लापरवाह हो जाए, चीज़ों को, साइंस को, सिम्टम्स को, जो वार्निंग साइन है उनको इग्नोर करें। लेकिन हमको ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी मेंटल हेल्थ है उसी के ऊपर हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारी है ना कार्डियक हेल्थ डिपेंड करती है। तो मेंटली हम लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग और फिट होना बहुत ज़रूरी है। सभी से अपने घर परिवार के साथ में अच्छे से समय स्पेंड करें,
स्ट्रेस रिलेटेड चीज़ों से दूर रहें और चीज़ों को रिलैक्स होके और कूल काफ होके चीज़ों को टैकल करने की कोशिश करें। बिल्कुल सर, आई थिंक आपने बिल्कुल सही मेंशन किया कि चीज़ों को बहुत नॉट ओनली फिजिकल वेल बीइंग, आई थिंक मेंटल वेल बीइंग भी उतनी ज़रूरी है और चीज़ों को बहुत काम रह के हैंडल करने की ज़रूरत है। आई थिंक वो एंगर और वो स्ट्रेस आपके जो आप लाइक एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं, आई थिंक उनको भी हार्म कर सकता है टू ए सर्टेन एक्सटेंट, राइट? सो इसके साथ में सर एक और सिंपल चीज़ आती है कि लाइक इंडिया जो है लाइक वो होता है ना कि किसी के भी इंडिया में एक बहुत चीज़ कॉमन है कि किसी भी पर्सन के अगर दिल तक पहुंचना है तो उसके पेट से उसकी जीभ से लाइक टेस्ट से होके गुजरना पड़ेगा। आई थिंक बहुत कॉमन हो चुका है बिकॉज ऑफ दिस। आई थिंक जो इंडिया में जो फास्ट फूड का कल्चर है और घी और बटर जो इंडियन किचन का एक बहुत अहम हिस्सा है, राइट? वहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आता है कि क्या जो दिल के लिए है वो जो घी है बटर है वो लिटरली में एक हार्मफुल है या फिर एक क्वांटिटी भी मैटर करती है कि एक सर्टेन क्वांटिटी तक आप कंज्यूम कर सकते हैं, इसके बाद में ये हार्मफुल होगा? देखिए ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। बहुत सारे लोगों में आजकल ये अवधारणा बनी हुई है कि देसी घी या किसी भी तरह का ऑयल का प्रयोग एकदम हमारे लिए मतलब बहुत ख़राब है, ये हमारी हार्ट डिजीज़ के लिए बहुत ख़राब चीज़ है या कि ये हमको बीमार कर देगा, इसका कंजम्पशन बहुत ख़राब चीज़ है। और तरह-तरह के बहुत सारे जो अलग-अलग तरह के फूड ऑयल्स मार्केट में हैं, उसके बारे में वो जानना चाहते हैं कि सर कौन सा हम ऑयल यूज़ करें जिससे हम ज़्यादा हेल्दी रहेंगे या कोई भी चीज़ में। देखिए, जो आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अपने क्वेश्चन में मेंशन की है, क्वांटिटी। क्वांटिटी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। सिंपल शब्दों में देखा जाए तो हमारी आर्टरीज़ हैं, उनमें क्या है, ये कोलेस्ट्रॉल है, ये फैट है, ये बेसिकली जमा हो रहा है। अगर हम एक कम मात्रा में, एक निश्चित मात्रा में उसको लेते हैं, तो ये रहता है, ये हमारी आर्टरीज़ की फ्लो को मेंटेन रखने में काफ़ी हद तक हेल्पफुल है। ठीक है, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, अगर हम 1 कटोरी देसी घी का प्रयोग रोज़ करते हैं, तो क्या होगा, ये कोलेस्ट्रॉल से वो आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी। ये सिंपल चीज़ है। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि अपनी मात्रा को निर्धारित करना बहुत आवश्यक है। हम लोग एक जो देसी घी और जो बोला जाए कि सरसों का तेल, जो हमारे घरों में मस्टर्ड ऑयल जो यूज़ होता है, ये हेल्दी अल्टरनेटिव है क्योंकि हम लोग हमारे यहाँ हमारी कंट्री है, रिसोर्स लिमिटेड है, लोगों की अपनी वार्षिक आय, अपना बजट एक लिमिटेड मात्रा में रहता है। तो उसके लिए बहुत अधिक परेशान होना कि नहीं ये महँगा वाला ऑयल है, ये टीवी पे प्रमोट किया जा रहा है, ये हार्ट के लिए हेल्दी है, ये चीज़ ख़राब है। इसको हमको लगता है कि मानने की कोई आवश्यकता नहीं है इस तरह से चीज़ों को। जो हम खान-पान कर रहे हैं, वो आवश्यक है। खान-पान के साथ में हमारी एक्सरसाइज़, हमारा योगासन, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हो। तो खान-पान में अगर हम 10-20% अपनी टोटल डाइट का फैट के रूप में लेते हैं, तो वो किसी भी हद से हम मुझे नहीं लगता कि हमारे लॉन्ग टर्म हेल्थ को बुरा करेगा, उल्टा वो हमारे लिए फ़ायदेमंद ही है। बिल्कुल सर, आई थिंक जो मेन पॉइंट आपने बताया कि दैट इज़ क्वांटिटी, राइट? जो फूड आपके आर्टरीज से पास हो जाए, राइट? द फैट और जो इजीली हो वो एक वहाँ पे जाके और ब्लॉकेज और वो सब ना क्रिएट करे। तो आई थिंक एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्वांटिटी आपके हार्ट को हेल्दी रख सकता है, राइट? और एट द सेम टाइम यू कैन एंजॉय योर फूड और आपके टेस्ट बड्स भी खुश रहेंगे आपसे। सो आई थिंक इसके साथ में सर लाइक जैसे आपने बात करी लाइक आर्टरीज ब्लॉक और जिसकी वजह से लाइक हार्ट अटैक भी आ सकता है। सो कई बार लोगों के अंदर एक और मिथ है कि जो अगर मेरे को एक बार हार्ट अटैक हो चुका है, राइट? तो मेरे जो सेकंड हार्ट अटैक होने के चांसेस है वो ज़्यादा डेंजरस होगा, राइट? तो हर कंडीशन में ऐसा होता है कि अगर किसी व्यक्ति को या किसी फीमेल को अगर एक बार हार्ट अटैक हो चुका है, जो उनका सेकंड हार्ट अटैक की जो कंडीशन होगी वो ज़्यादा डेंजरस होगी कंपेयर टू द प्रीवियस वन। इसमें थोड़ा-सा मैं बोलना चाहूँगा आपको कि इस बात का बहुत अधिक इस बात पे निर्भर करता है कि जो हमारा पहली बार जो हार्ट अटैक हुआ था, उसका मैनेजमेंट, उसका ट्रीटमेंट किस तरह से हुआ था और हमको उस वक़्त क्या-क्या रिस्क फैक्टर मौजूद थे और वो रिस्क फैक्टर क्या आज ही हमारे साथ में मौजूद हैं। कई बार होता है पेशेंट को बहुत सारे जब पहली बार हार्ट अटैक पड़ता है, तभी उनको पता चलता है कि भाई उनको डायबिटीज़ भी है, उनको ब्लड प्रेशर की समस्या है
वो स्मोकिंग को तब तक करते रहते हैं जब तक कि कुछ उनको बड़ा मेजर इशू नहीं होता है। इसके बाद में जो वो हार्ट अटैक का उसने हमारी हार्ट पे कितना असर डाला, उसने जब हमने इको में देखा उसने हमारे हार्ट की रिजेक्शन फ्रैक्शन, जिसको हार्ट की पंपिंग बोला जाए सिंपल भाषा में, उस पर कितना असर डाला, उसको कितना कम किया। फिर उस हार्ट अटैक का कैसे ट्रीटमेंट हुआ, सिर्फ दवाइयों से उसका मैनेजमेंट किया गया या कोई एंजियोग्राफी करके देखी गई, उसके बाद में जो ब्लॉकेज था उसको किस तरह का ट्रीटमेंट दिया गया, उसकी एंजियोप्लास्टी की गई या बाईपास सर्जरी की गई, या मरीज ने ब्लॉकेज होने के बावजूद भी किसी तरह की दवाइयाँ नहीं ली, जो रिस्क फैक्टर थे उनको उन्होंने उसी तरह से कंटिन्यू रखा, बीपी शुगर का परहेज नहीं किया, उस तरह के जो एडिक्शन थे जो कि हार्ट डिजीज़ के लिए ख़राब थे उनको कंटिन्यू रखा। तो देखा जाए जो सेकेंड हार्ट अटैक का कोर्स है या सेकेंड हार्ट अटैक में जो स्थिति रहेगी वो काफ़ी हद तक जो फर्स्ट हार्ट अटैक का मैनेजमेंट है उससे डिसाइड होती है। अगर आपने फर्स्ट वाले हार्ट अटैक को अच्छे से नहीं मैनेज किया तो विश्वास मानिए दोबारा वाला जो हार्ट अटैक होगा वो आपकी हार्ट की पंपिंग को और ख़राब करेगा और कंडीशन को बहुत ख़राब कर देगा। लेकिन अगर पहला हार्ट अटैक बहुत अच्छे से मैनेज हुआ, दवाइयाँ सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, बीपी शुगर का अच्छे से परहेज किया, किसी भी तरह का एडिक्शन किया, तो विश्वास मानिए मुझे नहीं लगता कि दोबारा कभी हार्ट अटैक आने की नौबत पड़ती भी है। गॉट इट सर। आई थिंक इससे यही कंक्लूड निकलता है कि आई थिंक फर्स्ट के बाद में यू शुड बी मोर अवेयर एंड वॉट एवर डॉक्टर्स प्रिस्क्राइबिंग इन टर्म्स ऑफ द लाइफ स्टाइल, राइट, कि रोज़ वॉक करना और घी तेल को बिल्कुल मिनिमाइज कर देना। आई थिंक अगर वो फॉलो होता है तो सेकंड वाला कैन, मतलब इफ़ देयर विल बी द चांस, आई थिंक वो इतना ज़्यादा वर्स नहीं करेगा कंडीशन को, राइट। सो सर, इसी के साथ में लेट्स शिफ्ट टू दी मोर फन राउंड ऑफ दिस पॉडकास्ट, दैट इज़ रैपिड फायर राउंड, जहाँ पे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और उसके आंसर्स आपको वर्ड या फ्रेज में देने हैं सर। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि अगर आपके पास में एक जादू की छड़ी होती सर, तो कौन से हार्ट रिस्क फैक्टर को आप पूरे वर्ल्ड से सर रिमूव कर देते? सारे लोग नाराज हो जाएंगे मुझसे, सॉरी सर। सारे लोग नाराज हो जाएंगे इस आंसर से। नहीं नहीं, बताइए। एडिक्शन, किसी भी तरह का टोबैको एडिक्शन, स्मोकिंग, इसको मैं हमेशा के लिए रिमूव करना चाहता, क्योंकि बोला जाए कि जो स्मोकिंग और टोबैको है ये जितना हार्मफुल हो सकता है, ये ना कि आपको हार्ट डिजीज़ कर रहा है बल्कि कैंसर है, अलग अलग तरह की बीमारियां हैं, सबके लिए रिस्क फैक्टर मौजूद है। और इतना इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, अगर ये हटा दें तो कई सारी बीमारियों को हम लोग होने से रोक सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। आई थिंक यूथ के अंदर ये ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, ये वाला चीज़ अगर वो रिमूव हो जाए तो आई थिंक जो नेक्स्ट जनरेशन, आई थिंक वो भी हेल्दी होगा, और अगर नेक्स्ट जनरेशन हेल्दी है तो आई थिंक इंडिया हेल्दी होगा, सेम। सो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन सर, कि अगर आपको एक 5 years ओल्ड को कोलेस्ट्रॉल और उससे जुड़ी हुई डिजीज़ के बारे में समझाना हो, द कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, तो आप कैसे उसको समझाएंगे सर? 5 ईयर ओल्ड को या 5 ईयर ओल्ड को मैं बताऊंगा कि जो हमारी हार्ट की नसें हैं इनमें एक बहुत सारे जो ब्लड सेल्स हैं, फैट सेल्स हैं, ये सारे फ्लो कर रहे हैं। अगर ये फैट सेल्स बढ़ जाएंगे, रिस्क फैक्टर बढ़ जाएंगे तो ये ब्लॉक कर देंगे, और अगर ये कम रहेंगे तो ये स्मूथली फ्लो करेंगे। मुझे लगता है इससे ज़्यादा सिंपल मैं उसको नहीं समझा सकता। बिल्कुल बिल्कुल सर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर, कि अगर दिल का कोई थीम सॉन्ग होता तो आप कौन सा बॉलीवुड गाना चूज करते सर? ये थोड़ा सा मुश्किल है। बॉलीवुड तो देखते होंगे सर। बिल्कुल देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। मैं शायद बोलता है कि एज समझ जा जरा, यदि दिल का संभलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो उसमें जो नेक्स्ट वो है कि मोहब्बत करने चलाओ, आप गलत चीज़ों से मोहब्बत मत कीजिए। जो एडिक्शंस है, जो गलत चीज़ें हैं, जो हमारे रिस्क फैक्टर हैं, उनकी तरफ मत जाइए। तो मैं चाहूँगा कि हम लोग अपने दिल को संभाल के रखें। बिल्कुल बिल्कुल सर। आई थिंक ये बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठता है कि अगर इफ़ यू वांट टू लव, तो अदर देन पर्सन, आई थिंक अच्छी लाइफस्टाइल्स के साथ में भी प्यार कीजिए, राइट, उनको भी उतना ही प्यार दीजिए जितना आप अपने बेटर वंस को देना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग ऑन दिस पॉडकास्ट सर। इट वाज अ ग्रेट सेशन, आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस पॉडकास्ट। आई थिंक ऑडियंस के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, बिकॉज हमने इतने सारे मिथ्स को कवर किया है जो कि आई थिंक लोगों के मन में बहुत भ्रांति थी इस चीज़ को लेकर, एंड आई थिंक हमने उनको कवर करके आई थिंक पीपल विल लव दिस पॉडकास्ट है। सो थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग ऑन दिस शो।